तो जेएनयू तशद्दुद मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि नामालूम गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फसाद भड़काने और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने यह भी माना है कि 40 से 50 नकाबपोश अफराद उनके सामने से भागे थे, लेकिन जेएनयू तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष और दिगर 19 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जेएनयू इंतजामिया की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर 5 जनवरी को हुए हमले से जुड़ी हुई नहीं है। ये एफआईआर 5 जनवरी को हालांकि दर्ज की गई है, लेकिन इसका ताल्लुक 5 जनवरी को हुए हमले से नहीं है। आयशी और दरअसल आयशी और दिगर पर इल्जाम है कि इन्होंने 4 जनवरी को सर्वर रूम और सिक्योरिटी गार्डों पर हमला किया था। फॉरेंसिक टीम ने, जिसके पादाश में उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने जेएनयू कैंपस का आज जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम ने तोड़फोड़ और मारपीट के मकामात की तस्वीरें भी ली हैं। उधर मुंबई के तारीखी गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, जहां पर मुजाहरा लगातार जारी था, लेकिन अब तलबा को पुलिस ने आजाद मैदान में मुंतकिल कर दिया है, जहां मुजाहिरीन ने अब एहतजाज खत्म कर दिया है। ऐसी खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें मुंबई के आजाद मैदान से दिखा रहे थे, जहां से अब खबरें आ रही हैं कि वहां पर तलबा की तरफ से एहतजाज को खत्म कर दिया गया। वहीं जेएनयू मामले पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ काफी उंगलियां भी उठ रही हैं। डीसीपी आर्या का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बार बार बात है कि कुछ और एफआईआर भी रजिस्टर की गई है। इसमें मैं कैटेगोरिकली आपको बताना चाह रहा हूं कि 5 तारीख के इंसिडेंट से रिलेटेड एक ही एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में। बाकी जो 2 एफआईआर के बारे में बात हो रही है वो एक सर्वर है जिसपे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होस्ट होती हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, उसके डैमेज से रिलेटेड है। वो एफआईआर 4 तारीख को दर्ज की गई थी। देखिए जो केस है, जो वेंडलिज्म के बारे में जो केस रजिस्टर किया गया था पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में, जिसमें रॉयटिंग और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के धाराओं को इन्वोक किया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र की जा चुकी है और क्राइम ब्रांच की टीम्स ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं और लोकल पुलिस जो भी असिस्टेंस क्राइम ब्रांच को चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में वो प्रोवाइड कर रही है। सो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रायोरिटी पे चल रही है, जल्दी ही उसकी फाइंडिंग्स शेयर की जाएंगी। वहीं जेएनयू के रजिस्ट्रार इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। दुखद है और अब वो मास्क पहन कर जो लोग आए हैं वो बाहर से आए हैं या कैंपस के लोग हैं, चूँकि मास्क पहने चेहरे पर नकाब लगाए हुए हैं, तो अभी बताना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन से लोग थे। यदि अंदर के लोग हैं तो भी दुखद है, बाहर से लोग आए हैं तो भी दुखद है। और बड़ा कैंपस है, इसके हमारा 1000 एकड़ का कैंपस है, कई गेट से आने जाने के, और हम गाड़ियों पर तो रोक लगाते हैं, लेकिन पैदल कौन कब कहाँ आ रहा है उसकी जान पूरा हमारे पास डिटेल होता नहीं है, लेकिन हम उसकी भी अब आगे ध्यान रखेंगे। और जो घटना घटी वो अप्रत्याशित थी, ऐसा पहले जेएनयू में कभी घटी नहीं थी, लेकिन आगे से घटना ना घटे उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने पुलिस से भी मदद मांगी है और जितने भी और प्रशासन के ऊपर के अधिकारी हैं जो हमें मदद कर सकते हैं, हम सबके पास गए हैं और सबसे मदद मांगी है। उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था और हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बार फिर से बताऊंगा कि जो भी जेएनयू के अंदर घटना ऐसी घटेगी ये तो पूरा ही अप्रत्याशित था और मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि ऐसी घटना घटेगी इसकी तैयारी तो शायद इस इंस्टीट्यूट ने नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि वो सोचा ही नहीं था कि हमारे छात्र इस ढंग से उग्र हो सकते हैं। और होता है जब पत्थरबाजी करेंगे तो किसी निर्दोष को तो चोट लग जाती है, इसके लिए तो बहुत ही दुखद घटना है और हमको बहुत अफसोस है। तो जेएनयू के रजिस्ट्रार की तरफ से इस पूरे हमले को लेकर मजम्मत की जा रही, साथ ही साथ अफसोस का भी इजहार किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे क्योंकि अब ये मामला गुज़िश्ता दिनों हम देख रहे हैं कि जैसे जब ही हमला किया गया जेएनयू के तलबा पर, उसके बाद पूरे मुल्क में इस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तलबा इजहार यकजहती के तौर पर जेएनयू तलबा के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो एबीवीपी के तलबा हों या फिर लेफ्ट विंग के तलबा हों। और इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद
दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जेएनयू कैंपस के बाहर मौजूद हैं। तो वहीं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे भी जुड़ रहे हैं, जो लगातार उस प्रोटेस्ट को कवर करते आ रहे हैं जो दिल्ली में मुनक्किद किया गया था। हालांकि अब खबर ये आ रही है कि इस प्रोटेस्ट को तलबा की तरफ से खत्म कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। शंकर आनंद, आपके पास आएंगे। आज सुबह से लेकर अब तक अगर कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की जानिब से क्या कुछ आगे बढ़ते हुए इस केस के ताल्लुक से दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वक्त में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर हंगामा कैसे बरपा, तोड़फोड़ किसने किया और किस तरह से छात्रों के बीच में आपस में मारपीट हुई है। तो इस मामले में जो 3 एफआईआर हुए हैं, 3 एफआईआर की जो डिटेल आपने जिस तरह से दिया कि एक 4 जनवरी को 2 एफआईआर हुए हैं, उसके बाद 5 जनवरी को एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अभी भी इस जेएनयू कैंपस में है जो इस मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि तकरीबन 45 मिनट पहले साउथ वेस्ट के जो डीसीपी हैं देवेंद्र आर्या अपनी टीम के साथ बकायदा जेएनयू कैंपस के अंदर भी गए थे। वहां पर जाने के बाद काफी छात्रों से भी बातचीत हुई और यहाँ पर जिस तरह से फॉरेंसिक साइंस के जो साइंटिस्ट है वो भी यहाँ पर आए थे। तो फॉरेंसिक साइंस के जो साइंटिस्ट हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बकायदा यहाँ पर आए थे और काफ़ी जो फोटोग्राफी वगैरह भी यहाँ पे करके निकले हैं और वो इस मामले की पड़ताल करेंगे कि जिस तरह से वहाँ पर कई जो सीसीटीवी कैमरे लगे क्या उसमें उन लोगों की तस्वीर है या नहीं है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशंस के जुड़े हुए जो अन्य जो दूसरे महत्वपूर्ण पहलू हैं बकायदा उन तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। इस मामले में तकरीबन 97 से ज़्यादा जो ऐसे मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी से जो जुड़े हुए जो फुटेज हैं वो बरामद हुए हैं, जिसको तफ्तीश किया जा रहा है कि आखिर उसमें से कई लोगों का, हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसको पहचान चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे उन तमाम जो आरोपी हैं उसको बकायदा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस भेज करके इस मामले में पूछताछ की जाएगी। और इसके साथ साथ हालांकि जिस तरह से वीडियो की अगर बात करें तो उस वीडियो में कुछ ऐसे भी आज वीडियो सर्कुलेट हुए हैं जिसमें हिंदू रक्षक दल से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो आज बकायदा अपना एक वीडियो जारी करते हुए बकायदा कहा कि जिस तरह से 5 तारीख को हंगामा हुआ, मारपीट हुई, उनके द्वारा करवाया गया। तो अब इस मामले में हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनसे भी इस मामले में पूछताछ किया जा सकता है कि हिंदू रक्षक दल आखिर उसके जो लोग हैं जेएनयू कैंपस के अंदर कैसे गए और जिस तरह से यहाँ पे आरोप लगे। हालांकि वो खुद से अपना वीडियो जारी करते हुए पिंकी मिश्रा इस मामले में बता रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जब यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट है, यहाँ पर जो तमाम जो व्यवस्था जो इतनी कड़ी है, उसके बाद पिंकी मिश्रा या उनके जो लोग हैं वो अंदर कैसे जाते हैं। तो हो सकता है कि गाजियाबाद में रहने वाले पिंकी मिश्रा से भी उस मामले में उसका बयान दर्ज किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में जो बयान दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे पर सबसे पहले पीड़ित छात्रों का बयान दर्ज होगा, उसके बाद इस मामले में जुड़े हुए जो अन्य जो लोग हैं उनका बयान दर्ज होगा, उसके बाद इस मामले पे आगे कार्रवाई की जाएगी। शंकर, आपके पास लौटेंगे, इस बीच रुक कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे भी वहां से जुड़े हुए हैं। प्रशांत पांडे, जब हमारी सुबह आपसे बात हुई थी उस वक्त ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं आजाद मैदान में वो अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। एहतजाज खत्म करते हुए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? बजाहिर वो मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या कुछ उन्होंने बताया कि इस वजह से वो एहतजाज खत्म कर रहे हैं? कल हमने देखा था कि एक पोस्टर वायरल हुआ है जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है फ्री कश्मीर को लेकर। क्या इस एहतजाज को खत्म करने की वजह ये मानी जाए? जी बिल्कुल। देखिए सना, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि जहां पर सवेरे ये विद्यार्थी बैठे थे, छात्र बैठे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, देखिए तो सामान पूरा खाली हो चुका है। जो छात्र इक्के दुक्के बचे हुए हैं वो अपने सारे सामान लेकर आज़ाद मैदान से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल ये कल से जो है आज तक मीडिया से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन जब सवेरे इन्होंने अपना ये विरोध प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया तो उसके बाद ये सभी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद उन्होंने इस बात को बताया कि जो हमारा प्रोटेस्ट था, जिस चीज़ को लेकर था, वो टारगेट हमारा पूरा हो चुका है और इसी चीज़ को लेकर हमें जो संदेश देना था हमने दे दिया है और अब हमें गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए बेटर प्लेटफॉर्म था। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करना आसान था और आज़ाद मैदान जो है ये सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए ही बनाया गया है और यहाँ पर हमारे लोगों को आने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते हम इस प्रोटेस्ट को आज के दिन खत्म कर रहे हैं। फिलहाल इन सारी चीज़ों को उन्होंने सामने रखा और अपने आज के प्रोटेस्ट को खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको
तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस तरफ अगर आप देखें तो जो यहाँ पर विद्यार्थी बचे हुए हैं, जो छात्र बचे हुए हैं, उन्हें अभी तक इसलिए बाहर नहीं जाने दिया गया क्योंकि यहाँ पर मुंबई पुलिस ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी। कहा कि यहाँ पर जो लोग भी इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, तो यहाँ से अगर वो जाते हैं तो अपने नाम और एड्रेस जो है लिखा कर जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई प्रक्रिया पुलिस की तरफ से बाकी रहे तो उसे पूरा कर लिया जाए। और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है और यही वजह है कि एक छात्र जो है अभी तक यहाँ पर रुके हुए मैदान के अंदर। दूसरी तरफ मैं आपको अगर सियासी बातों को करूँ तो जिस तरह से कल एक पोस्टर सामने वायरल हुआ उसी प्रोटेस्ट गेटवे ऑफ इंडिया से कि फ्री कश्मीर को लेकर, तो उसे लेकर जो है राजनीति शुरू हो चुकी है। तो दूसरा हवा दिया जा रहा है, उसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसे ये कहा जाने की कोशिश की जा रही थी कि जो है कश्मीर को जो है आतंकों से पूरी तरह से फ्री किया जाए, ऐसे विद्यार्थियों का कहना है। लेकिन जो यहाँ पर राजनीतिक दल है उनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि जाहिर सी बात है। और इस हवाले से आपसे आगे भी सवाल करेंगे प्रशांत, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या सरकार इसको लेकर कार्रवाई करेगी। इस हवाले से सवाल करेंगे कई, लेकिन इस बीच रुख कर लेते एक बार फिर से दिल्ली का शंकर आनंद। जिस तरह से 4 जनवरी को सर्वर रूम में तोड़फोड़ और इस पूरे मामले को लेकर आयशी घोष समेत 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तो क्या आप कैंपस में मौजूद हैं, आपको लग रहा है कि पुलिस इसके अलावा इन तमाम लोगों से पूछताछ करके इनकी गिरफ्तारी भी अमल में ला सकती है? इस हवाले से कोई जानकारी? देखिए, इस वक्त में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि आज 3 बजे के लगभग में ओल्ड JNU कैंपस से कुछ छात्र आज मार्च कर सकते हैं। ओल्ड JNU कैंपस, इस वक्त में जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये न्यू JNU कैंपस है, लेकिन जो ओल्ड JNU कैंपस है वहाँ से कुछ छात्रों का जो डेलीगेशन है वो पैदल मार्च कर सकता है। और जो पैदल मार्च करने वाले हैं उसमें से वो जो यहाँ के जो पुराने स्टूडेंट्स जो रह चुके हैं, जो एलुमनी हैं, वो पैदल मार्च कर सकते हैं। एक शांति तरीके से मार्च करने का एक परमिशन जो है वो मांगा जा रहा है। तो 3 बजे क्लब में ओल्ड JNU कैंपस से वहां से पैदल मार्च होने की एक इनपुट्स मिल रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह से ओल्ड JNU कैंपस से यहां तक वो आ पाएंगे या नहीं पाएंगे। क्या रास्ते में जो और सवाल ये उठता है शंकर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पूरे इस वाकये पर नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं और JNU इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जो 3 बजे ये मार्च शुरू होने वाला है JNU ओल्ड कैंपस से, इसे इंतजामिया की इजाजत मिल पाएगी? निश्चित तौर पे उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी और बीच में रास्ते में जो बैरिकेड्स हैं बाकायदा उसको ही रोका जाएगा। हालांकि जो अभी तक जो इजाज़त मांगी गई है पैदल मार्च करने के लिए वो ओल्ड JNU कैंपस से होते हुए जो ईस्ट गेट है, JNU का जो ईस्ट गेट है उसके उस रास्ते में बाकायदा वो मार्च करना चाहते हैं। यानी कि जो मुख्य मार्ग है, मुख्य जो गेट है, इधर नहीं आकर के जो JNU का जो दूसरा गेट है, इस गेट उधर की ओर मार्च करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उस रास्ते में इजाज़त मिल जाए, लेकिन मुख्य गेट की ओर आने की इजाज़त उसे नहीं मिलेगी। तो 3 बजे का जो एक बाकायदा एक अलर्ट कॉल बाकायदा है और 3 बजे के लम्हा में वो मार्च करने की एक इजाज़त मांग रहे हैं। सना, जिस तरह से एक दूसरे सवाल का जो जवाब उसका भी मैं देना चाहूँगा, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो FIR रजिस्टर्ड किए हैं, क्या उस मामले में कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो इस मामले में जब पुलिस अधिकारी से पूछताछ की गई तो उनका कहना था निश्चित तौर पे इस मामले में आगे कार्रवाई होगी, लेकिन यह मामला छात्रों से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे इस मामले पर जो कैंपस के जो छात्र हैं उस मामले में तमाम जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाएगा और अगर उस मामले में कोई आरोपी होता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में अगर JNU कैंपस के बाहर का कोई व्यक्ति आकर JNU कैंपस के अंदर में यहाँ पर हंगामा खड़ा किया है, जिस तरह से तोड़फोड़ के मामलों को अंजाम दिया है, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई होगी। तो इतना स्पष्ट है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो काफ़ी विस्तार से इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इसके साथ साथ जो तमाम साक्ष्य हैं, तमाम सबूत हैं, तमाम वीडियो क्लिप्स हैं, उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जो जिस वक्त में हंगामा हुआ उसके बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप के जो स्नैपशॉट जो है बाकायदा वो भी व्हाट्सएप से जो चैट हुई थी आपस में, उससे जुड़े हुए कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें कि कई ऐसे विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग किया गया है, लोगों को आपस में हंगामा करने के लिए उकसाया गया है। तो उस तरह के जो स्लोगन्स बाकायदा यूज़ किए गए थे और जिस तरह टैक्स यूज़ किए गए थे उसको भी दिल्ली पुलिस काफ़ी गंभीरता से ले रही है और हो सकता है कि उस मामले की जाँच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को दिया जा सकता है।
और वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिर वो कौन कौन से छात्र थे या जो आरोपी थे जो इस हंगामा को और आगे बढ़ाना चाहते थे और तोड़फोड़ के मामले को लोगों को छात्रों को भड़काने का काम कर रहे थे। तो वो भी एक जांच का महत्वपूर्ण मसला होगा। जी प्रशांत, आपके पास लौटेंगे। जाहिर सी बात है, फ्री कश्मीर वाले पोस्टर पर हम देख रहे हैं कि कल से ही सियासत गर्मा गई है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का सवाल खड़े करना लाजमी है और सामना में भी इसका जिक्र किया गया है। संजय राउत ने आज अपने बयान में कह दिया कि जो पोस्टर प्रोटेस्टर्स ने जो ले रखा था उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पाबंदियां लगाई गई हैं उस ताल्लुक से उनका मकसद हो सकता था, ना कि कश्मीर से। अगर उनका मकसद ये होगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर बात पुलिस एहलकारों की कर लें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी। तो क्या पुलिस इस ताल्लुक से कुछ कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? मुंबई में क्या निशानदेही कर ली गई कि किसके जरिए वो पोस्टर हाथ में लेकर, प्लेकार्ड्स हाथ में लेकर इस तरह का पोस्टर बनाया गया था? जी बिल्कुल, देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है पुलिस की तरफ से कर ली गई है। दोनों, अगर आप राजनीतिक पार्टियों की बात करें या फिर मुंबई पुलिस की बात करें, सबसे पहले मुंबई पुलिस की अगर बात कर लेते हैं कि जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से मुंबई पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर लिया गया। मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो आप मेरे बिल्कुल पीछे देखिए तो एडिशनल सीपी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो इस पूरे रीजन के हैं। इनकी निगरानी में पूरी जाँच की जा रही है और इन्होंने खुद जो है इनिशियली इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश डीसीपी को दे दिया है, जिसमें ये बात साफ हो चुकी है कि आखिर वो महिला कौन है, ये आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उसका नाम आ चुका है। लेकिन आगे आखिर उस पोस्टर का इंटेंशन क्या था इस्तेमाल करने का और उसके पीछे का क्या रीजन था, ये जानने की कोशिश जो है मुंबई पुलिस करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल अगर उसमें कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है तो वो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो नारेबाजी कर रहे थे, जो बिल्कुल प्रोटेस्ट के अगेंस्ट था, उसको धारा 135 बॉम्बे एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वो प्रक्रिया सेकेंड हैंड पर शुरू कर दी गई है। और रही बात राजनीति पार्टी की अगर बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने कल जैसे ही ट्वीट किया कि इस पोस्टर को लेकर कि अगर उद्धव ठाकरे के सरकार और उनके नाक के नीचे हमारे भारत, हमारे मुंबई, हमारे शहर में इस तरह का पोस्टर और इस तरह की नारेबाजी होती है तो ये बड़े शर्म की बात है। तो उससे जवाब देते हुए आज सामना में जो लेख दिया गया, मैं आपको बता दूं, सामना ने सीधा कहा है कि देश अगर किसी इशारे या किसी दिशा में जा रही है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। उनका कहना है कि जेएनयू का जो मारपीट का मुतला हुआ है उसमें भी उन्होंने इनडायरेक्टली हाथ बीजेपी का होगा ऐसा इशारा दिया, क्योंकि उन्होंने ये सामना मुखपत्र के जरिए लिखा है कि देश में जो चल रहा है वो सिर्फ बीजेपी चला रही है और बीजेपी जो चाह रही है वही जो है देश में हो रहा है। तो अगर दोनों पहलुओं की बात की जाए तो मुंबई पुलिस अपनी जांच की प्रक्रिया को एक तरफ आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से मैंने कहा कि जो प्रोटेस्टर थे, जो बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर धारा 135 बॉम्बे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जो बैनर जिस युवती ने लेकर वहां पर मुंबई गेटवे पर फहराया था और नारेबाजी की थी, उसके नाम की आइडेंटिफिकेशन जो है मुंबई पुलिस ने कर ली है। कहाँ रहती है वो वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर ये वेरीफाई किया जाएगा कि आखिर किस इंटेंशन से और क्या नारेबाजी वहां पर की गई थी। इस बात की पूरी तरह से जांच प्रशांत, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इस जो तालिबा थी जिसने फ्री कश्मीर का बैनर ले रखा था, पोस्टर ले रखा था, उसका किस इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक है? देखिए, अभी तक ये जानकारी ना तो मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से शेयर की और ना ही दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस से। फिलहाल ये जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, प्राइमरी जो जानकारी है, वो सारी डिटेल्स जो है मुंबई पुलिस खुद गैदर कर रही है। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो मुंबई पुलिस ने शुरू कर दिया है। अब ये मुंबई पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो महिला थी कौन और वहाँ पर जो बैनर लेकर आई, जो नारेबाजी की गई है, उसके पीछे का मुख्य वजह क्या था। और वो जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा तो जो लीगल एक्शन बनता है वो मुंबई पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, डीसीपी ने बात जरूर कही है कि आगे चलकर अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली पुलिस की मदद इस मामले में लिया जा सकता है और साथ ही अगर इनका डायरेक्ट ताल्लुक कश्मीर से होता है तो वहाँ की एजेंसी का भी मदद जो है मुंबई पुलिस ले सकती है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने साफ कर दिया कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। बहरहाल राजनीतिक अगर बात की जाए तो मैं आपको एक बार फिर से मैदान दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप अगर मैदान देखें तो यहाँ पर जो लोग, विद्यार्थी जो थे, वहाँ से निकलते समय जो है अपना आइडेंटिफिकेशन करने में उनको दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते जो है यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड खुद पहुंचे थे और उनके कहने पर यहाँ पर कुछ लोगों को जो है बाहर जाने का आदेश दिया गया।
अगर देखा जाए जांच पड़ताल की प्रक्रिया जो है मुंबई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। साथ ही राजनीतिक जो हवाएं हैं वो एक दिशा में चल रही है, लेकिन सारा कुछ अब डिपेंड करता है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करके क्या कुछ बातें सामने लाती है। चाहे उस आपके पास लौटेंगे प्रशांत, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शंकर आनंद का। शंकर, इस वक्त बात ये करना चाहूंगी सर्वर रूम को तोड़ने को लेकर और जो तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई 4 जनवरी के दिन, उस पर FIR दर्ज किया गया जिसमें JNU SU की सदर आयशी घोष का नाम है। इसके अलावा कई और तलबा हैं जिनका नाम है। क्या ये सभी का ताल्लुक जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उन सभी का ताल्लुक JNU स्टूडेंट यूनियन से ही है? देखिए 4 जनवरी को जो हंगामा हुआ था और 4 जनवरी को जो जिस तरह से शिकायत दर्ज करवाई गई थी JNU प्रशासन के द्वारा, और कहा गया था कि जिसमें कि जो JNU की जो मौजूदा स्टूडेंट के जो प्रेसिडेंट हैं उसके द्वारा नेतृत्व में कई लोगों ने वहां पर सर्वर रूम में आकर तोड़फोड़ किया गया और जो JNU का पूरा एक वेबसाइट है उसको एक क्षतिग्रस्त किया गया और उस पर काफ़ी वहां पर तोड़फोड़ की गई। उसी के आधार पर शिकायत दर्ज हुई थी और वही शिकायत के आधार पर FIR रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें कि JNU की मौजूदा छात्र प्रेसिडेंट के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसके नामजद हैं, और इसके साथ साथ 19 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके साथ ही जब उस मामले पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला था हालांकि कई और लोगों का नाम है, लेकिन 19 लोगों का बाकायदा एक साथ में नामजद किया गया। उस मामले पे हालांकि उन लोगों का वास्ता अगर बात करें तो वो तमाम लेफ्ट विंग से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आरोप लगा था कि वो लोग वहां पर जानबूझकर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको नहीं होना देना चाहते थे। और जिस तरह से बाकायदा फी के मसले पर जो JNU में पिछले कुछ महीनों से बाकायदा काफ़ी हंगामा बरपा है, यहाँ पर फ़ी में बढ़ोतरी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर उसको कम करने की मांग हो रही थी, तो उसी मामले को लेकर इन छात्रों का जो लेफ्ट विंग से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनका कहना था ये नहीं होना चाहिए, उसको कम किया जाना चाहिए और जो भी आगे का रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को वो रोकना चाहते थे। तो ऐसा एक आरोप है दिल्ली पुलिस का। उसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से कंप्यूटर तोड़ने की बात आई और सर्वर रूम जो है उसको तोड़ने की बात हुई, उसके बाद उसी दिन और भी एक मामला हुआ था जो मारपीट हुआ था, जिसमें कि ऐसा आरोप लगा कि लेफ्ट विंग के छात्रों के द्वारा ABP के छात्रों को मारा गया, यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो जुड़े हुए छात्र थे उनके साथ मारपीट की गई। तो इसी मामले पर भी और एक FIR रजिस्टर्ड हुआ था और उसके बाद जो 5 जनवरी को जो मारपीट हुई है, हंगामा हुआ है, तो एक तरह से ऐसा माना जा रहा है कि वो उसी के एक बदले के रूप था। 4 को जो हंगामा हुआ उसका ही एक बदला हुआ रूप 5 तारीख को था, जिसके बाद वहां पर काफी हंगामा हुआ। और इस मामले में अब जिस तरह से एक नया वीडियो आज आया है, पिंकी मिश्रा जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उनका जो कहना है कि उसके हिंदू रक्षक दल द्वारा यह हंगामा पिंकी, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पिंकी के द्वारा जिस तरह से बाकायदा एक इस पूरे मामले को एक अंजाम देने की बात आ रही है कि उनके हिंदू रक्षक दल ने बाकायदा ऐसा किया है। तो यहाँ पर एक और सवाल होता है कि आखिर ये JNU में बाहर से आने कैसे अंदर प्रवेश करते हैं, किस तरह से अंदर जाके वो हंगामा को अंजाम देते हैं, और अब तक उस मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मामला है और इस मामले पे जल्द ही उसका भी बयान दर्ज कर सकती है दिल्ली पुलिस। और उसके बाद अगर वो आरोपी है या उसके द्वारा भेजे गए जो लड़के हैं जो नकाबपोश थे, तो निश्चित तौर पे ये बड़ा संगीन आरोप होगा और इस मामले में निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन वो देखना लाजमी होगा कि कितना जल्द से जल्द उसका बयान दर्ज होगा और उसके बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा मसला है और छात्रों से जुड़े हुए मसले में जिस तरह से एक संस्थान, वो भी एक ऐसा संस्थान जो एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, उसकी छवि जो है कहीं न कहीं प्रशांत आपके पास लौटेंगे, शंकर आपके पास भी आएंगे। प्रशांत, क्या आपको लगता है कि पोस्टर को लेकर शुरू हुई सियासत ही अहम वजह है इन तमाम प्रोटेस्टर्स के प्रोटेस्ट को खत्म करने का? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ वही एक मसला नहीं है, बल्कि जब शुरुआत इस प्रोटेस्ट की गई थी गेटवे ऑफ इंडिया पे, मैं अगर रविवार रात 12 बजे की बात करूं, जब वहां पर कैंडल मार्च किया गया, वहां पर शोक जो है जताया गया कि जो दिल्ली के JNU के कैंपस में हुआ है वो बिल्कुल गलत है, ये सभी मान रहे हैं कि जो है वो गलत हुआ है। तो वहाँ पर शोक प्रदर्शन किया गया, उसके बाद से वहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। लेकिन उस मसले को लेकर स्लोगन जो है इन प्रोटेस्टर्स की बदलती गई, वो उस स्लोगन से फिर CA कानून पर आ गए, NCR पर आ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो फ्री कश्मीर वाला जो बैनर है वो सामने आने लगा,
एंटी हिंदू की बातें करने लगे। तो ये सारे जो स्लोगन्स चेंज होने लगे, बिल्कुल वही एक वजह है कि जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो इनका प्रोटेस्ट का जो लाइन था, जो ट्रैक था, वो चेंज होता गया दिनों दिन, और जैसे समय बीतता गया वैसे भीड़ वहाँ पर बढ़ती गई। और सीधी सी बात है, गेटवे ऑफ इंडिया है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर लोग भारी संख्या में आते हैं। अगर प्रोटेस्टर वहाँ पर 70% है तो 100% इसलिए दिख रहे थे क्योंकि 30% जो है वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर आते थे। इसीलिए मुंबई पुलिस ने स्टेप उठाया और वहाँ से सभी जो प्रोटेस्टर है उन्हें मुंबई के आज़ाद मैदान पर लेकर आए। और आज़ाद मैदान पर लाने के बाद जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर उनके छात्र जो हैं उन्हें कन्विंटेड नहीं हो पा रहा है यहाँ पर पहुँचने के लिए, और जो बाकी के जो लोग हैं, जो टूरिस्ट है या फिर कोई आम आदमी है, यहाँ पर वो नहीं आता, जो जिनको विरोध प्रदर्शन करना हो तो वो आमतौर पर आज़ाद मैदान में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनका जो प्रोटेस्ट की प्रक्रिया थी यहाँ पर उन्होंने रोका। इन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि गेटवे ऑफ इंडिया होता तो उनका प्रोटेस्ट की प्रक्रिया चालू होती। ठीक है शंकर, आपके पास लौटेंगे एक आखिरी सवाल के साथ। जब किसी संगठन की तरफ से 5 जनवरी को हुए हमले को लेकर जिम्मेदारी ले ली गई है, तो आखिर पुलिस इंतजार क्यों कर रही है? पुलिस क्यों नहीं जल्द से जल्द गिरफ्तार कर रही है पिंकी भैया को? निश्चित तौर पे देखिए, ये काफ़ी संगीन आरोप है और काफ़ी जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर आज जिस तरह से बयान आए हैं, एक वीडियो के मार्फत से आए हैं, तो इस मामले पर अब दिल्ली पुलिस ये भी जांचने का प्रयास कर रही है क्या इस मामले पर जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए कोई ऐसा प्रयास तो नहीं किया गया। क्योंकि जिस तरह से पिंकी भैया का वीडियो आया है और वो गाजियाबाद के रहने वाले हिंदू रक्षक दल के जो अध्यक्ष हैं, बाकायदा उन्होंने जिस तरह से इस मामले पर अपना बयान दिया है, तो अब ये देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर किस तरह से दिल्ली पुलिस देखती है। हालांकि निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस उसका सबसे पहले बयान दर्ज करेगी और बयान दर्ज करने के बाद अगर वो आरोपी होता है तो निश्चित तौर पे उसकी गिरफ्तारी भी होगी। और यहाँ पर जो मुख्य द्वार पर लगे हुए CCTV है, कैमरे हैं, बाकायदा इसको भी खंगाला जा सकता है कि क्या उनके द्वारा भी भेजे गए थे अंदर जो नकाबपोश थे, और जिस तरह से नकाबपोश के हाथों में लाठी, डंडे और लोहे का जो रॉड है बाकायदा वो देखा गया। और ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से लोहे का रॉड लेकर यहाँ पर मारपीट की गई वो काफ़ी यहाँ पर स्टिल फोटोग्राफी और वीडियो के मार्फत से उसको देखा गया। तो यहाँ पर ये इस तरह के जो हथियार हैं वो यहाँ पे कैसे पहुँचे, क्योंकि जो सामान्य तौर पे जो जिस लाठी डंडे से मारपीट की गई है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई आकर यहाँ पर आकर इस तरह के मारपीट के मामले को अंजाम दिया तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी संगीन मामला है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस आगे की तफ्तीश करेगी। हालांकि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करने में जुटी हुई है कि आखिर क्या था मामला, किस तरह से यह हंगामा बरपा है, इन तमाम पक्ष को बाकायदा खंगालने की कोशिश करेगी। हालांकि जिस तरह से साइबर विंग की बात करें, जिस तरह से कई जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह से कई मोबाइल का जो नंबर है वो सर्कुलेट किया गया, तो वो भी देखना लाजमी होगा, जिसमें कि एक भड़काने वाली बातें जो हैं वो लिखी गई थी। जो टेक्स्ट फॉरवर्ड फिलहाल बड़ी खबर ये है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ओल्ड जेएनयू कैंपस से मार्च करने की इजाजत मांगी गई है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से अब भी साफ नहीं हो पाया है कि इन्हें इजाजत दी गई है या नहीं। अब देखना ये होगा कि जब ये तलबा ओल्ड जेएनयू कैंपस से निकलेंगे तो कहाँ तक मार्च करने की इन्हें इजाजत दी जाती है। बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका और साथ ही साथ शंकर आपका भी। लेकिन फिर भी अभी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसको लेकर सवाल लगातार बरकरार है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और बड़ी खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।